नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज जो अपन बात करेंगे, पिछले 2 क्लास में हमने देखा था पूर्वी मैदानी प्रदेश को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया। आज जो अपन इसकी बात कर रहे हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो अंतिम भाग है बाणगंगा का मैदान, जिसको अपन समझेंगे। बाणगंगा का मैदान। अब सबसे पहले देखिए मित्रों कि बाणगंगा का जो मैदान है वो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, तो मैप के माध्यम से अगर हम नजर डालें इसमें तो कौन कौन से जिले हैं। हमने कहा था कि पूर्वी मैदानी प्रदेश जो आया हुआ है वो पूरा का पूरा जो भाग है इसके बीच में पूर्वी मैदानी प्रदेश है। हमने इसको 3 भागों में विभाजित किया था। जो पहला जो भाग था माही का मैदान, इसके बाद फिर हमने बात की थी ये जो भाग था कौन सा, नंबर 2 चंबल बनास का मैदान, और जो तीसरे नंबर पर जो है ये कौन सा है, बाणगंगा का मैदान। अब इस बाणगंगा का मैदान यानी कौन सी नदी की बात हो रही है यहाँ पर, बाणगंगा नदी, तो कौन कौन से जिलों से होकर, तो देखिए यानी ये जो जिला है कौन सा जिला, जयपुर, और जयपुर कौन सा, ग्रामीण। अपन नए जिलों के अनुसार बात करें, ये जयपुर ग्रामीण है। इसके बाद अपन देखेंगे आगे ये कौन सा जिला आया है, दूसरा, और ये कौन सा है, तीसरा। 3 जिलों की बात हो रही, यानी हमने कहा कि जयपुर, जयपुर के बाद में दौसा, दौसा के बाद में कौन सा, भरतपुर। 3 जिलों की बात करें अपन, एक बार वापस देखते हैं अपन ने कहा कि सबसे पहले कौन सा जिला है, ये जो जिला है जयपुर, और जयपुर कौन सा है कि ग्रामीण। ठीक है, क्लियर है तक। तो जयपुर ग्रामीण के बाद में, जयपुर के बाद में ये जो नदी है कौन से जिले में जाएगी, ये जाएगी इसके बाद में दौसा, नंबर 2 दौसा। अपने इसको अलग मैप के माध्यम से समझते हैं, यानी अलग अलग रख देते हैं। नंबर 2 कौन सा है, ये दौसा, और तीसरे नंबर पर जो जिला है कौन सा, भरतपुर। कौन सा जिला, ये नाम लिख देते हैं, जयपुर ग्रामीण, नंबर 2 दौसा, नंबर 3 भरतपुर। ये 3 जिले, इन 3 जिलों से होकर नदी निकलती है। कौन सी नदी, कौन सी नदी की बात करें अपन, यानी हम कह सकते हैं कि जयपुर जिले की बैराट की पहाड़ियों से नदी निकलती है, और दौसा होते हुए ये नदी जा रही है भरतपुर, और भरतपुर से याद कीजिए हमने पढ़ा था, समझने की कोशिश की थी हमने कि ये जो भाग है पूरा का पूरा कौन सा, यहाँ से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, वो यमुना, और ये जो नदी है बाणगंगा नदी, ये किस में जाके मिल जाती है, तो अपने कहा था यमुना के अंदर मिल जाती है। ठीक है, कौन सी नदी, ये जो नदी है ये नदी है बाणगंगा। कौन सी, बाणगंगा नदी। देखो मैं अब बात करते हैं बाणगंगा का मैदान।
बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है इस नदी का उद्गम स्थल? आप कहोगे कि उद्गम स्थल जो है इसका जिला कौन सा? जयपुर। और जयपुर से निकलकर कौन से जिले के अंदर बहती है? दौसा। और दौसा से कौन से जिले में जा रही है? और भरतपुर। इन 3 जिलों के अंदर बहती है, जयपुर, दौसा और भरतपुर। अब इस नदी को बाणगंगा नदी के जो अन्य नाम है, 3 जिलों में है, एकदम स्थल होगा ये। इसके बाद पूछा जाता है इसके अन्य नाम, इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम क्या है? इसी नदी को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। इसी नदी को कौन सी? ताला नदी भी कहा जाता है। इसी नदी को रोहित नदी भी कहा जाता है। यानी बाणगंगा नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रोहित नदी भी बाणगंगा को कहते हैं। और ये जो नदी है कौन सी? बाणगंगा नदी, ये यमुना में मिलने वाली राज्य की दूसरी नदी है। यानी हम कह सकते हैं कि यमुना में मिलने वाली, यमुना में मिलने वाली राजस्थान की दूसरी नदी है। तो आप कहोगे कि पहली कौन सी है? पहली कौन सी है? चंबल नदी। तो यमुना में मिलने वाली राजस्थान की दूसरी नदी है। प्रथम कौन सी? तो प्रथम होगी चंबल नदी। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद इस नदी को रोहित नदी क्यों कहते हैं मित्रों? याद रखना ये जो नदी है, जब जयपुर जिले के अंदर कौन सी पहाड़ियां? बैराट की पहाड़ियों के अंदर एक बार पूछा जाता है कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, तो ये जो पहाड़ियां है कौन सी? बैराट की पहाड़ियां। कौन सी? बैराट की पहाड़ियां। यानी जयपुर जिले के अंदर बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। और बैराट की पहाड़ियों से निकल के यानी जब जयपुर के जिले के अंदर बैराट की पहाड़ियों के अंदर जब वर्षा अधिक होगी, क्या कि जब वर्षा अधिक होगी तो क्या होगा? याद रखना मित्रों, यानी हमने कहा कि ये जो पहाड़ियां हैं इस प्रकार की यहाँ पर, और इन पहाड़ियों के अंदर यहाँ पे क्या होगा कि जब वर्षा अधिक होगी यहाँ पर, और जब वर्षा अधिक होगी तो वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पर जल की मात्रा थी, यानी जल, ये जो नदी निकलती है यहाँ से नदी निकल रही है और जा रही है, लेकिन जब यहाँ से इस नदी के अंदर इतना अधिक पानी रहता था, ये जो पानी है, ये जो पानी है वो कौन सी नदी? यहाँ पे कौन सी नदी चल रही थी? हमने कहा ये यमुना नदी। यमुना नदी के अंदर किसी समय ये पानी था, वो पानी इस यमुना नदी के अंदर प्रवेश करता था। याद रखिए, यानी यमुना नदी आज भी बहती है। और अपन बात करें किसकी? कौन सी नदी? ये बाणगंगा नदी है मित्रों। इस बाणगंगा नदी के अंदर यानी जयपुर जिले के अंदर कौन सी पहाड़ियां है? तो आप कहोगे बैराट की पहाड़ियां। कौन सी? बैराट की पहाड़ियां। यानी जयपुर जिले के अंदर बैराट की पहाड़ियों के अंदर जब वर्षा अधिक होती थी, इस नदी के अंदर जल अधिक रहता था और ये पानी कहाँ तक जाता था? इस यमुना नदी के अंदर जाता था, और ये यमुना नदी के अंदर पानी जाता था। लेकिन अगर अपन बात करें वर्तमान समय की बात करें मित्रों, याद रखना कि मैं इस क्या बता रहा हूँ, मैं रोहित नदी की बात कर रहा हूँ। इस नदी को रोहित नदी क्यों कहा जाता है? इसका कहने का कारण क्या है? इसे रोहित नदी का मतलब क्या होता है वो अपना अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान समय में इस नदी के अंदर यहाँ पे वर्षा की मात्रा क्या होती है? कम होती है। यानी ये नदी पहले यहाँ पर जाती थी, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें ये नदी क्या करती है? ये जो जिला है कौन सा? भरतपुर। यानी ये भरतपुर के अंदर ही जाकर क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। यानी जब किसी भी नदी का पानी
जब किसी भी नदी का पानी मुख्य नदी तक प्रवेश नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं? रुंदित नदी कहते हैं। समझ में आ गई? क्लियर है तक? यानी हमने कौन सी बात की कि रुंदित नदी का अर्थ क्या होता है? तो अपन क्या बात कर रहे हैं मित्रों? यानी हम अगर आप लिखना चाहो तो अगर अपन देखें इस रुंदित नदी का मतलब क्या होता है, इसे रुंदित नदी क्यों कहा गया है? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बाणगंगा नदी को रुंदित नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रुंदित नदी का जो अर्थ क्या होता है हम कह सकते हैं कि जब कोई नदी, यानी जब कोई नदी मुख्य नदी तक प्रवेश नहीं करती है, जब कोई नदी मुख्य नदी तक प्रवेश नहीं करती है, उसे रुंदित नदी कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? मित्रों याद रखना, एक मजेदार चीज और बता रहा हूं यहाँ पर कि जो रुंदित नदी है, साथ साथ अगर आपसे पूछे आप देखना कि जो बाणगंगा जो नदी है, इस नदी को वर्तमान समय में इसे अंतःप्रवाही नदी की श्रेणी में रखा गया है। कौन सी? अंतःप्रवाह। यानी इस नदी को किसके रूप में? आंतरिक प्रवाह की नदी भी कहा जाता है। क्या? आंतरिक प्रवाह की नदी भी कहा जाता है। अगली समझ में? यानी क्यों कहा जाता है याद कीजिए, क्योंकि हमने बात की कि जब कोई नदी है, ये नदी है और ये मुख्य नदी है, ये मुख्य नदी है और ये कोई सहायक नदी है, क्या हो रहा है? इसका पानी इस नदी तक प्रवेश नहीं करता है, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन कहते हैं कौन सी? रुंदित नदी कहते हैं। क्लियर जाता है? तो हमने बात की कौन सा? बाणगंगा का मैदान। किसकी बात की हमने? कि बाणगंगा का मैदान राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है? तो आप क्या बात करोगे कि बाणगंगा का मैदान राजस्थान के 3 जिलों में फैला हुआ है। कितने? 3 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से 3 जिले हैं? आप कहोगे कि कौन सा? जयपुर, जयपुर के बाद में कौन सा? दौसा, दौसा के बाद में कौन सा? भरतपुर। और इसके अलावा याद रखना मित्रों, इसके आसपास वाले जो जिले होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। क्लियर है? तो हमने जो बात की किसकी, एक बार वापस देखते अपन। हमने कहा कि बाणगंगा का मैदान, और बाणगंगा के मैदान में हमने कहा कौन सी नदी? तो बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है और राजस्थान के किन जिलों के अंदर फैली हुई है। क्लियर है यहाँ तक? अब मित्रों इसी के अंदर हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है कि हमने कहा कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और इस पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर हमें कई प्रकार की स्थलाकृतियां देखने को मिलती है। यानी इस भाग के अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर कौन कौन सी स्थलाकृतियां देखने के लिए मिलेगी आपको? तो देखिए, यानी हम कह सकते हैं स्थलाकृतियां। स्थलाकृतियां अब कौन कौन सी स्थलाकृतियां है मित्रों यहाँ पर? अगर आपसे पूछे सबसे पहले तो नंबर 1 चीज बनती है क्या? भाबर। क्या बनता है? भाबर। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आपसे पूछा जाता है कौन सी स्थलाकृति बनती है? आप कहोगे तराई। कौन सी? तराई। यानी भाबर, तराई। इसके अलावा तीसरे नंबर की बात करते हैं अपन, और कौन सी मिलती है हमें? तो आप कहोगे यहाँ पर मिलती है बागर। क्या? बागर। इसके अलावा चौथे नंबर पर अपन को क्या स्थलाकृति मिलती है यहाँ पर? तो आप कहोगे यहाँ पर खादर। यानी पूछा जाता है एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, याद रखना। और मजेदार चीज आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग कि आपसे पूछा जाता है कि भाबर क्या है, तराई क्या है,
बागर क्या है और घाघर क्या है। देखिए, तो सबसे पहले अगर तुम नजर डालें भाबर किसे कहते हैं भाबर, तो मैप डायग्राम के माध्यम से अपन समझने की कोशिश करते हैं कि जब कोई, यानी मैप के माध्यम से अपन एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं कि ये जो भाग है ये पर्वतीय भाग है, यानी जो नदी निकलेगी मित्रों हमेशा कौन से भाग से निकलती है, अपन कहेंगे पर्वतीय भाग से नदी निकलती है। ठीक है, ये जो पर्वतीय भाग है इस पर्वतीय भाग से, और जब कोई नदी यहाँ से निकलेगी, जब पर्वतीय भाग से जब कोई नदी निकलती है, तो मान लीजिए हमने कहा ये पर्वतीय भाग है और यहाँ से नदी निकल रही है, और नदी कौन से भाग की तरफ प्रवेश कर रही है, वो मैदानी भाग, यानी ये भाग कौन सा हुआ, अपन कह सकते हैं पर्वतीय भाग, पर्वतीय भाग। और ये कौन सा भाग हुआ मित्रों, ये हुआ हमारा मैदानी भाग। कौन सा, मैदानी भाग। और आपसे पूछा जाता है कि जब कोई नदी पर्वतीय भाग से मैदानी भाग की तरफ प्रवेश करती है तो उसे आप क्या कहते हो, तब उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे भाबर। क्या कहते हैं, भाबर कहा जाता है। क्लियर है? यानी सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि भाबर किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे इसमें, यानी आप लिखोगे जब कोई नदी पर्वतीय भाग से मैदानी भाग की तरफ प्रवेश करती है, क्या कहलाता है। इसके बाद करें अपन भाबर। पहली चीज की है, यानी यहीं से आपके रिट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर इन स्थलाकृतियों को व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले किसका निर्माण होता है, पहले क्या बनता है, तो सबसे पहले किसका निर्माण होता है मित्रों, नंबर 1 क्या बनेगा, भाबर बनेगा। और भाबर किसे कहते हैं, जब कोई नदी पर्वतीय भाग से मैदानी भाग की तरफ प्रवेश करती है उसे हम क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। क्लियर है? चले आगे। फिर हमने बात की कि ये जो मैदानी भाग है कौन सा, ये जो आगे वाला जो भाग है ये मैदानी भाग नजर आ रहा है, तो देखिए कि ये नदी मैदानी भाग के अंदर आ गई। अब क्या होगा, जब मैदानी भाग के अंदर ये नदी चल रही है, इसके चलने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर हमने कहा कि जब कोई नदी मैदानी भाग के अंदर चल रही है तो क्या होगा, ये नदी जैसे आगे जाएगी यहाँ पर, तो कम से कम ये नदी मैदानी भाग के अंदर प्रवेश करेगी मित्रों। तो यहाँ पर याद रखना 10 से लेकर 12 किलोमीटर, कितना कि 10 से लेकर 12 किलोमीटर की चौड़ाई में या लंबाई में, 10 से 12 किलोमीटर की लंबाई में। यानी यहाँ पर बड़ी बड़ी क्या होती है, चट्टानें, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, बड़ी बड़ी चट्टानें रहती है। और मित्रों आप ध्यान से समझना कि जब चट्टानें होती है इस प्रकार की, तो पानी क्या करेगा, उन चट्टानों के मध्य होकर प्रवेश करेगा। तो यहाँ पर आपको इस पूरे के पूरे भाग के अंदर पानी क्या होगा, पानी जगह जगह पूरी तरह से फैल जाएगा। यानी पानी, पूरा जो पानी था यहाँ पर मित्रों, पानी क्या हुआ, जब नदी गई तो पानी इसके नीचे की तरफ चला जाएगा। यानी ये जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों के नीचे की तरफ क्या बहता है, पानी बहता है। यानी इस क्षेत्र के अंदर आपको नदी क्या होगा, नजर नहीं आएगी। यानी उस भाग के अंदर नदी आपको पूरी तरह से लुप्त हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो भाग है इस भाग को क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। यहाँ पर तो तराई किसे कहते हैं, तो आप इसकी क्या परिभाषा लिखोगे कि तराई किसे कहा जाता है, इसकी जो बात कर रहे हैं अपन उसको देख लेते हैं। तो किसे कहा जाता है तराई, तो आप लिखोगे तराई। तो पहली चीज तो लिखोगे कि भाबर के दक्षिण में 10 से 12 किलोमीटर की लंबाई में, 10 से 12 किलोमीटर की लंबाई में
लंबाई में फैला हुआ भूभाग, जहां सघन वनस्पति, खूब सारी वनस्पति होगी, सघन वनस्पति, जंगली जानवर, यानी किसके रूप में ये क्षेत्र होगा? दलदल के रूप में होता है, दलदल के रूप में होता है। जहां दलदल के रूप में होता है, जहां नदियां क्या कहोगे? जहां नदियां विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? नदियां विलुप्त हो जाती है, उसे तराई कहा जाता है। क्लियर है तक? यानी हमने किसकी बात की? तराई की बात की कि भाई तराई किसे कहते हैं, क्या होता है तराई? तो आप क्या कहोगे कि भाबर के दक्षिण में जहां नदियां लुप्त हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे क्या पाई जाती है? ये जो भाग है यहाँ पर क्या है? ये चट्टानें है। क्या है यहाँ पर? चट्टानें है। और इन चट्टानों के अंदर पानी क्या हो जाता है? ऊपर बड़ी बड़ी पत्थर रहते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं और पानी पूरा का पूरा नीचे चला जाता है। और यहाँ पर तापमान भी अधिक रहता है और यहाँ पर क्या होता है? वर्षा पानी है, ये मिट्टी है और यहाँ कई प्रकार की आपके वनस्पति नजर आती है और यहाँ पर खूब सारे जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। तो हमने कहा नंबर 1 भाबर के दक्षिण में तराई। इसके बाद में क्या होगा मित्रों? याद रखना, इसके बाद में ये पुनः पानी क्या होगा? ये नदी पुनः प्रकट होगी और ये पुनः नदी आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी इसके बाद में करीब पुनः 10 से 12 किलोमीटर तक का ये क्षेत्र होगा। इसके बाद में वापस नदी आगे बढ़ती है। तो याद कीजिए, जब आगे वाले भाग के अंदर अपन जाएंगे तो क्या होगा? हमें क्या नजर आएगा? अगर अपन इस चीज को समझे आगे कि जहां समतल मैदान है, यहाँ पर समतल मैदान है, लेकिन समतल मैदान के अंदर मान लीजिए हमने कहा कि ये पूरा का पूरा मैदान है, लेकिन मैदान के यहाँ बीच में कोई ऊपर उठा हुआ भूभाग है। यहाँ पर बीच में कोई ऊपर उठा हुआ भूभाग है पहले से ही। तो बताइए इस भूभाग पर क्या पानी प्रवेश करेगा या नहीं करेगा? तो बताइए पानी प्रवेश नहीं करेगा। यानी पूरे समतल मैदान के अंदर बीच में ऐसी कोई करती है जो पहले से ऊपर उठी हुई है। तो ऊपर उठी हुई होने के कारण क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम देखें इसी को अगर अपन समझे मैप के माध्यम से या डायग्राम के माध्यम से अपन समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो धरातल है, ये नदी जा रही है और इस नदी के अंदर जो पानी चल रहा है, क्या होगा? ये ऊपर उठा हुआ भूभाग है, यानी अपन कह सकते हैं कि ऊपर उठा हुआ भाग। तो नदी क्या करेगी? यहाँ पर गई और पानी क्या करेगा सर? इसकी अधिक ऊंचाई तक प्रवेश नहीं कर पाएगा और पानी क्या करेगा? इसके दोनों तरफ फैल जाएगा, यानी इसके ऊपर पानी नहीं जाएगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार की मिट्टी का जमाव नहीं होगा और ये मिट्टी क्या करेगी? नदी आगे जाएगी, इसके दोनों तरफ से होकर पानी आगे जाएगा। यानी इस ऊपर उठा हुआ भूभाग पर नदी का जल प्रवेश नहीं करेगा और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता हमारे लिए बागर कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? बागर कहलाता है। इसके बाद जैसे नदी आगे जाएगी तो पूरा का पूरा पानी इस प्रकार से फैल जाएगा, नदी इस प्रकार से फैल जाएगी और यहाँ पे जगह जगह क्या होगा? यहाँ पर जगह जगह पर मिट्टी का जमाव हो जाएगा और ये इस प्रकार की जो बनेगी वो क्या बनेगी? खादर बनेगी। क्या बनेगी? खादर बनेगी। अब हमारे लिए एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा? कि बागर किसे कहते हैं? क्या पूछा जाता है कि बागर किसे कहते हैं? तो आप क्या लिखोगे बागर की परिभाषा? कि बागर की परिभाषा आप लोग लिखोगे कि जिस स्थान पर वर्षा का पानी
जिस स्थान पर वर्षा का पानी, यानी हम कह सकते हैं बाढ़, वर्षा का पानी यह बाढ़, यानी हम कह रहे हैं कि जिस स्थान पर, अपन सीधा ही लिख देते हैं कि जिस स्थान पर बाढ़ का पानी प्रवेश नहीं करता है, प्रवेश नहीं करता है, उस स्थान पर प्राचीनतम, उस स्थान पर प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी के मैदान, उस स्थान पर प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी के मैदान निर्मित होते हैं। उसे क्या कहते हैं मित्रों? बागर कहते हैं। यानी एग्जाम में क्या पूछा जाता है, हमें कौन सी चीज याद रखनी है? हमें पूछा जाता है कि प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी के मैदान, प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी के मैदान को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा बागर। यानी उस स्थान पर नवीनतम जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नहीं होगा। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं मित्रों खादर, कि खादर किसे कहते हैं, क्या होता है खादर? तो देखिए खादर में हम क्या लिखेंगे? खादर में लिखेंगे कि जिस स्थान पर, क्या लिखेंगे अपन? खादर। और खादर में किसकी बात कर रहे हैं? कि जिस स्थान पर, जिस स्थान पर बाढ़ का पानी प्रवेश करता है तथा प्रतिवर्ष नवीनतम जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे खादर कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और फिर क्या लिखोगे? एक मजेदार चीज बता रहा हूं, याद रखना यहाँ पर कि अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, खादर कहते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पर लिखेंगे अपन नोट डाल के। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? नोट डाल के लिख रहे हैं मित्रों, यह कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, यह कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। कौन है कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी? खादर। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्रतिवर्ष नवीनतम जलोढ़ मिट्टी के मैदान का निर्माण होता है। एक बार हम देख लेते हैं कि अभी तक जो हमने क्या क्या चीज पढ़ी। हमने जो पढ़ा था पूर्वी मैदानी प्रदेश, और पूर्वी मैदानी प्रदेश का कौन सा भाग पढ़ा? हमने बाणगंगा का मैदान, और बाणगंगा के मैदान की बात हमने की थी। और फिर हमने कहा कि हमारे लिए यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो उसकी बात की। तो एक बार फिर वापस देख लीजिए आप लोग, क्योंकि इसमें से आपके जो क्वेश्चन है अक्सर आपसे पूछा जाता है, हर एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो याद रखना कि कौन कौन से इस्लाह कृतियाँ है। ये जो इस्लाह कृतियाँ पाई जाती है मित्रों, राजस्थान के कौन से भाग के अंदर मिलती है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर। सबसे पहले किसका निर्माण होगा? बाबर का। बाबर के बाद में क्या बनेगा? तराई का। तराई के बाद में क्या बनेगा? बाबर का। उसके बाद में क्या बनेगा? खादर का। और भाबर किसे कहते हैं? भाबर कहते हैं, हमने बात की थी कि पर्वतीय भाग से नंबर 1 हमने कहा कि भाबर की लोकेशन है। इसके बाद फिर हमने दूसरे नंबर पर समझने की कोशिश की कि दूसरे नंबर पर कौन सा भाग मिला? ये तराई भाग है। यानी नंबर 1 हमने देखा ये भाबर का डायग्राम कि ये पर्वतीय भाग है, और जैसे ही मैदानी भाग के अंदर ये जो नदी लुप्त होते हुए नजर आ रही है, ये आपका कौन सा क्षेत्र है? आपको ये तराई का क्षेत्र है। इसके बाद फिर हमने बात की थी कि यही जो नदी आगे जा रही है और बीच में कोई ऊपर उठा हुआ
उसे क्या कहते हैं बागर। और जहाँ पे नदी का पानी पूरा फैल जाता है और उस पूरे भाग के अंदर जो मिट्टी का जमा होगा, कौन सी मिट्टी होगी, जलोढ़ मिट्टी का जमा होगा, उसे हम क्या कहते हैं खादर कहते हैं। इसके बारे में सबने क्लियर आता है। तो हमने जो बात की थी पूर्वी मैदानी प्रदेश, क्लियर आता है। और जो इसमें छोटे छोटे जो बिंदु थे हमारे, उनको हमने समझने की कोशिश की। मित्रों, आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अन्य मित्रों तक इसको पहुंचाएं। धन्यवाद।